अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 98 का 1 का स्टार्ट हो गया जी। अच्छा जी, होमवर्क से पहले यार मुझे वो तस्वीर नहीं दी आपने इस लेक्चर की, इस लेक्चर जो कल हुआ है, कहाँ है? व्हाट्सएप पे नहीं चलेगा, मुझे लेके आओ उसमें जल्दी से। भाई हो गया था बैलेंस? सवाल बैलेंस हो गया था? एक मिनट, चलो ले ही आओ, बल्कि फिर भी देख लेंगे, कोई होता ही है। वैसे इसमें बचा कुछ नहीं था, ज़्यादा बचा इसमें से था जब हम कर रहे थे वायलन फैमिली क्लब, तो इसको थोड़ा सा कल टाइम लग गया था। उसके बाद हमने किया था सवाल जनाब लेयर क्लब, ठीक है जी। तो इसके अंदर मेरे ख्याल में तो सिर्फ बैलेंस निकाल के टोटल करना रह गया था, है ना। चले ओके कर रहा हूँ फिर इसको मैं, भाई ला तो रहे हैं लेकिन फिर भी इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने आपको होमवर्क में दिया था जिया कुछ भी नहीं, ये देखो। नहीं ये होमवर्क में था, दिया था भाई, दिया था ये होमवर्क। चुप, ओके चुप, ये बोलो ना हमने नहीं किया। अच्छा आप सुने जी, सुने, 3 सवाल हैं, रोला ना पाओ, डांगा काट लेंदे हो। 3 सवाल हैं ये फ्रॉड वाले, एक मैंने करवाया, 2 मैंने आपसे करवाने हैं, ठीक है। जैसे ये मैंने आपसे करवाना है, अब मैं सारा डिस्कस कर दूंगा, इसके पल्ले कुछ नहीं छोड़ूंगा आज, ठीक है। इस पे तकरीबन हमें आधा घंटा भी लग सकता है, 15 मिनट। वैसे क्लास तकरीबन कोई हमारी आज 15 मिनट लेट हो गई है, फॉर्मेट के अलावा तो 15 मिनट ही बनते हैं, ठीक है। आपका टर्म टेस्ट बनाते बनाते थोड़ी सी देर होगी, खैर मेरी कमज़ोरी है, मुझे रात को बनाना चाहिए था, कल बनाना चाहिए था, परसों बनाना चाहिए था, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, बहरहाल माजरत। लेकिन अब इसको मैं डिस्कस करूँगा पूरी तरह से, और उसके बाद ये आप लोग आज होमवर्क में कर लीजिएगा। फिर इसके बाद तीसरा सवाल है इसके साथ इस तरह वाला, सीरियस किस्म का सवाल है बड़ा, अच्छा सीरियस गोल्फ क्लब उसका नाम है, ठीक है। तो वो फिर इंशाल्लाह कल आपको होमवर्क में मिलेगा, ठीक है। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट पढ़ें, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2006, शोइंग सेपरेटली रिजल्ट रिलेटिंग टू कैटरिंग, ये तो हम वैसे ही अलग करते हैं, 19 नंबर तो इसी के ही हैं, और बैलेंस शीट बनानी है 7 नंबर की, ठीक है जी। अच्छा अब इस सवाल में ना एक्चुअली ये स्प्रिंग 7 का सवाल है, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा अमेंड किया था। वो अमेंडमेंट क्या थी, इसमें पहली लाइन के अंदर उसने लिखा हुआ था अकाउंटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव क्लब हैज रिजाइंड ड्यू टू चार्जेस ऑफ फ्रॉड, ठीक है जी। और उसके बाद सवाल की आखिरी लाइन में यह भी लिखा हुआ था कि क्लब के पास एक फिडेलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी है, मतलब अगर कोई, उन्होंने कैश की भी इंश्योरेंस कराई कि अगर कोई बंदा इन्हें चूना लगा गया, फ्रॉड श्रॉड कर गया, तो उस सूरत में भी एनी कैश डेफिशिएंसी अप टू मैक्सिमम ऑफ 1 मिलियन इज रिकवरेबल अंडर द पॉलिसी। अब ये बात लिखी हुई थी आई के अपने रिक्वायरमेंट में, ठीक है। ये बात नहीं लिखी हुई थी असल में, आई थिंक ये मैंने ऐड किया था जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, ये वाली बात, ठीक है। और उसके बाद ये रिक्वायरमेंट ऐड की थी, क्योंकि आई कैप ने वो ऊपर वाली लाइन नहीं लिखी थी, और ये आखिरी लाइन से सिर्फ, ये जिस ज़माने में सवाल आया था, आखिरी लाइन को देखते हुए सिर्फ एंड पे कैश जो है वो बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग निकालने की बजाय उसने सारा बैलेंस कहाँ पे, हालांकि बैलेंस भी क्लोजिंग होनी चाहिए थी, कहीं पे कोई निशानी नहीं थी कि जी फ्रॉड कर गया, तो हम क्लोजिंग ही अज्यूम कर सकते थे, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड जो है। तो थोड़ा सवाल को मैंने बदल दिया था, सवाल जो जैसा ही था। बहरहाल इसके अंदर क्या किया मैंने कि जी वो रिज़ाइन कर गया ड्यू टू फ्रॉड, और उसके बाद ये पॉलिसी भी है, और कंप्यूट करें लॉस इफ़ एनी ड्यू टू फ्रॉड कमिटेड बाय प्रीवियस अकाउंटेंट। ये मेरे ओरिजिनल सवाल का पार्ट ही था जो मैंने इसको बना दिया, इसलिए इसके आगे नंबर नहीं लगे हुए माजरत के साथ। खैर अब इसका क्या असर होता है, इसका सिर्फ असर यही होता है कि कल आपने एंट्री जो की थी, वो एंट्री क्या की थी, आपने कहा, मैंने आपको कहा था कि जी कैश इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल कोई है तो वो डेबिट कर दें, आपने कहा था जी नहीं कोई नहीं है, आप इसको ज़ीरो कर दिया था। जो मिस अप्रोप्रिएशन एक्सपेंस था, फ्रॉड एक्सपेंस या मिस अप्रोप्रिएशन एक्सपेंस, वो आपने P&L में डेबिट कर दिया था, ऐसा ही है, वो जितना भी आया था, और सारे का सारा कैश क्रेडिट हो गया था। अब आपके इस सवाल के अंदर सिर्फ ये फर्क पड़ेगा कि जितना आपका लॉस बनना है वो लॉस कैश में से क्रेडिट होना है जो उसने चूना लगाया, बैलेंसिंग फिगर निकलेगा एंड में, ठीक है ना। लेकिन यहां पर आपके क्या आ जाएगा, 1 मिलियन, ठीक है, ये 1 मिलियन इधर आ जाएगा, और जो मिसाल के तौर पे 8 मिलियन कैश वो लेकर निकल गया, तो फिर 7 मिलियन क्या हो जाएगा आपका
सिर्फ ये इसका फ़र्क है। ओके डन, समझ आई? बाकी सारा सवाल वैसा ही है। अब इस सवाल को पढ़ लेते हैं। तो वही इनकम एक्सपेंडिचर है, बैलेंस शीट है, लेकिन अलग से मैंने रिक्वायरमेंट की है इसकी आपके सामने। अकाउंटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव क्लब हैज़ रिजाइन ड्यू टू चार्जेस ऑफ फ्रॉड एंड मिस्टर इमदाद करने आ गया एक भाई, हैज़ बीन असाइंड द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2006। वैसे मेरे ख्याल में ये करके आए होंगे आप लोग, और मैंने जस्ट डिस्कस करना था इसको। बहरहाल ये ज्यादती आप लोगों की, होमवर्क मैंने दिया था। ऑन टेकिंग चार्ज, बात का क्या मतलब है? क्लास में से निकलते हुए ही दिया होगा मैंने होमवर्क दिया था, मुझे अच्छी तरह याद है। तुमने पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ लिया जान के मुझसे, बहाने से। चुप चुप चुप। ऑन टेकिंग चार्ज मिस्टर इमदाद फाउंड दैट बुक्स हैड नॉट बीन रिटन सिंस जनवरी से किताबों में मतलब एंट्रीज कोई नहीं हुई भाई। आफ्टर सर्चिंग अवेलेबल रिकॉर्ड्स and discussing various issues with members and the management committee, he has been able to gather following information. Member of management committee control receipts relating to snooker table charges. एक बंदा जो है मैनेजमेंट कमेटी का, वो स्नूकर टेबल के चार्जेस को, मतलब कि वो शाम को आता होगा ना, ठीक है मेंबर, तो वो फिर जब शाम को लोग आते हैं स्नूकर खेलने, तो उस वक्त जो हर गेम के पैसे लेता है वो वाला बंदा लेता है, वो मैनेज कर रहा है, ठीक है। विच टोटल 32,25,000, पूरे साल के ये बने कितने? 32,25,000। अच्छा, अब ये रिसीट तो है, ये बैंक में आई या कैश में अभी नहीं पता लगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेंबर्स सब्सक्रिप्शन अमाउंटिंग टू 3650 वर रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है, ठीक है जी, अमाउंटिंग टू 3650, ये ड्यूरिंग द ईयर रिसीव हुई है, जिसमें से 75,000 रिलेट करता है 2007 से। हम खड़े हैं इस वक्त 2006 में, तो ये क्या है जी? क्लोजिंग एडवांस भी उसने बहाने से बता दिया, ठीक है। अच्छा, फिर कहता है 3 million हैज बीन डोनेटेड फॉर न्यू बिल्डिंग एंड द सम इज क्रेडिटेड टू बिल्डिंग रिजर्व अकाउंट। ये पॉइंट आज इंशाल्लाह अभी मैं डिस्कस करना ही है, ये आ जाएगा, डोनेशंस की बात ही करनी है। सवाल का फॉर्मेट मैंने बनाया, पता नहीं सवाल में पहुंचते नहीं पहुंचते। बहरहाल डोनेशंस की डिस्कशन आज करनी है। ये मैं सादा सी बात है, ये एक डोनेशन है जो स्पेसिफिक है, और स्पेसिफिक डोनेशन किस लिए है? फॉर न्यू बिल्डिंग है, तो फिर ये आपकी एक लायबिलिटी है। ये लायबिलिटी में रहेगा जब तक कि बिल्डिंग बन नहीं जाती। लाइक गवर्नमेंट ग्रांट, जब बिल्डिंग बन जाएगी तो बिल्डिंग भी डेफिसिट होगी और ये वाली लायबिलिटी भी इनकम में जाएगी, ठीक है। बहरहाल ट्रीटमेंट ऐसा ही है, लेकिन फिलहाल इस सवाल में, ये ज़िंदगी में पहली बार आई कि आपने ये वाली चीज़ टेस्ट की थी और इससे आगे नहीं गया था, लेकिन हम आज पूरी बात कर लेंगे तो फिर आपके सवाल वाला पहला स्टेप है जो आज डिस्कशन मैंने करनी, आपका सवाल उससे हो जाएगा। फिर क्लब प्रोवाइड्स केटरिंग सर्विस ऑन विच प्रॉफिट मार्जिन ऑफ, केटरिंग सर्विसेज दे रहे हैं जी जिसपे प्रॉफिट मार्जिन 20% ऑफ सेल है। स्टॉक्स एंड परचेजेज रिलेट टू दीज सर्विसेज। आगे आ रहा होगा कहीं स्टॉक और परचेजेस कई सवाल में आ जाएंगी, तो कहता है ये जो स्टॉक है और परचेजेज है ये इसी सर्विस से रिलेट करती है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कैरिंग वैल्यू ऑफ स्नूकर टेबल ऑन यकम जनवरी 2006 वाज 4900, द कॉस्ट ऑफ टेबल्स वाज 9 million। और टेबल्स जो हैं अब स्नूकर टेबल, ये इस तरह की एडजस्टमेंट हमने एक और सवाल में देखी थी, लेकिन वो जरा बुक वैल्यूज गिवन थी, 5 थे, एक बिक गया था, याद आ रहा है। बहरहाल ये भी स्नूकर टेबल एक एसेट है हमारा, ठीक है, इसके बारे में बता रहा है। यकम जनवरी 2006 ओपनिंग बैलेंस दे रहा है, बुक वैल्यू, ये क्या है? बुक वैल्यू। और आगे कह रहा है कॉस्ट भी बता दी उसने। टेबल्स एक्वायर हुए हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, टेबल्स एक्वायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर भी, अच्छा इस साल भी कोई टेबल्स एक्वायर हुए हैं, और वो कह रहे हैं वो इंस्टॉल हुए हैं ऑन 31 दिसंबर, यानी उनके ऊपर कोई डेप्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 10% ऑफ डिपॉजिट ऑन न्यूली एक्वायर्ड टेबल्स वाज पेड इन नवंबर, और बाकी की अमाउंट क्या होनी है? तो ये भी मिलती जुलती एडजस्टमेंट है, एक हमने की थी किसी और सवाल के अंदर भी, ठीक है, कि 30% एडवांस हमने पे किया हुआ था, लेकिन एसेट तो 100 पे होना है। ऐसे ही ये 10% एडवांस जो है हमारे साल में पे हो रहा है, लेकिन एसेट तो पूरा आ गया, तो पेएबल भी आएगा। उसके बाद मिलता जुलता है बहुत, समरी ऑफ बैंक अकाउंट, बैंक में पैसे आए होंगे, है ना जी, सारे के सारे, लेकिन आगे जब देखा एक है ओपनिंग बैलेंस और ये क्या लिखा हुआ है? ओ, अब आगे बढ़ो, कहता क्या है? कहता है इसमें क्या पड़ा हुआ है? रिसीट्स फ्रॉम स्नूकर टेबल, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, कैटरिंग सर्विसेज। मतलब बैंक में डायरेक्ट कुछ भी नहीं आता भाई, इधर क्या लिखा हुआ? बैंक डिपॉजिट।
क्या मतलब? पैसे कैश में लेते रहते हैं और उसके बाद फिर एक ही बार हफ्ते बाद, दिन, हर रोज या हफ्ते बाद या महीने बाद जाकर बैंक में पैसे डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, अब फिलहाल रख लो, अभी आगे चल पड़ी है कहानी, तुम देर कर दी आते आते। तो ये जनाब, ये एंट्री क्या होती है? ये एंट्री होती है बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट। तो ये जो डिपॉजिट्स हैं, इनके अंदर ये सब कुछ पड़ा हुआ है। वैसे भी नेचुरल सी बात है, अब स्नूकर टेबल, लोग स्नूकर टेबल पे गेमें खेलने आते हैं तो क्या चेक से पहले पेमेंट करने जाते होंगे? ऐसा नहीं होता। नॉर्मली यही होता है कि कैश के अंदर पेमेंट्स करते रहते हैं, जब कैश का गल्ला भर जाता है तो कैश से क्रेडिट करके बैंक में डेबिट कर देते हैं। ठीक है, देखो एक ही चीज़, हैवी अमाउंट, ये बैंक की पेमेंट्स कैश रिसीट साइड पे नज़र आ रही है। ठीक है, और वो हैवी क्या, ये कैश से डिपॉजिट हो रहा है, तो इसका मतलब वो ज़्यादातर चीज़ें सारी की सारी किस में आ रही थी। तो अब पता चला कि इस पहले की एंट्री क्या होगी? इस पहले की एंट्री होगी कैश, यानी कि कैश का लेजर भी आप बनाएंगे। तो पहले की एंट्री होगी कैश डेबिट, क्या चीज़ है? स्नूकर टेबल चार्जेस, स्नूकर टेबल चार्जेस क्रेडिट। ठीक है जी, अब ये कैश तो कैश अकाउंट में आ जाएगा, और स्नूकर टेबल चार्जेस की कोई एडजस्टमेंट नजर ना आई तो सीधा, नजर भी नहीं आ रही वैसे, सीधा इनकम में चला जाएगा। ये बात समझ आई है? फिर उसके बाद ये दूसरा है मेंबर की सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन रिसीव हो रही है, मेंबर्स की सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है। कैश का लेजर आप कैश का लेजर ओपन कर चुके हैं। ये कैश का लेजर, आप बैंक का लेजर बनाया, कैश का आप बनाएंगे। ये कैश का अकाउंट, यहीं से उसने चूना भी लगाना है, बैंक में ज़रा मुश्किल होता है। ठीक है, यानी कि रिसीट्स जहाँ पे कैश में ज़्यादा होती हैं, जहाँ कैश इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये जो पहली एंट्री आपने की, ये एंट्री इस तरह से बन जाएगी 3225, ये कैश डेबिट और स्नूकर टेबल चार्जेस क्रेडिट। ठीक है, तो वो इनकम में जाके सीधा लिख दोगे। इस तरह से अब आपका कैश अकाउंट बन रहा है। ओके, अच्छा ये हो गया जनाब। नेक्स्ट आता है मेंबर की सब्सक्रिप्शन भी आई है। क्या एंट्री होगी जी? कैश डेबिट और सब्सक्रिप्शन इनकम अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, अब सब्सक्रिप्शन इनकम के अकाउंट के अंदर ही उसने कहा 75 भी है। अच्छा, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि मैंने पहले भी वैसे शायद बताया भी था आपको कि सब्सक्रिप्शन का अकाउंट है, उसके अंदर जो कैश यानी जो रिसीट हो रही है, सब्सक्रिप्शन पूरा लिख दो, सब्सक्रिप्शन इनकम का जो अकाउंट है उसके अंदर आपको कैश जो आता हुआ नजर आ रहा है, वो कैश इधर आ रहा है, ऐसे ही कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। अब इस कैश के अंदर क्या कुछ पड़ा होता है? अगर कोई ओपनिंग में रिसीवेबल था तो वो इसमें हो सकता है, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट नहीं, ब्रॉड डाउन रिसीवेबल अगर हो तो मैंने कहा अगर रिसीवेबल होगा तो वो भी इसमें पड़ा हो सकता है, मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, और अगर इस साल अगले साल का रिसीव कर लिया है तो फिर क्लोजिंग एडवांस भी इसमें पड़ा हो सकता है, मैं तो ये बता रहा हूँ। ठीक है, कि ये इस तरह से हो सकता है। हाँ, अगर ओपनिंग एडवांस है तो वो तो इनकम बनेगा। ठीक है, और अगर क्लोजिंग रिसीवेबल है तो वो रिसीव हुआ नहीं है। तो कैश जो इस साल रिसीव होता है उसमें 3 तरह की चीजें हो सकती हैं। एक, इस साल जो आपने कमाया आ भी गया। दूसरा, इस साल कमाया नहीं, एडवांस ले लिया, क्लोजिंग एडवांस। तीसरा, जो पिछले साल कमा लिया था, आया नहीं था, इस साल आयबल था, वो आ गया। तो ये कैश के अंदर ये तीनों चीजें हो सकती हैं, मैं ये कह रहा हूं। मैंने सिर्फ रिसीवेबल और एडवांस की। कैश जो इस साल आया है वो क्या हो सकता है? रिसीवेबल रिसीव हो गया, या इसी साल की इनकम रिसीव कर ली, कमाया और साथ ही रिसीव भी कर लिया, या अगले साल का इस साल रिसीव कर लिया। ये मैंने ये बात की। बाकी अगर ओपनिंग एडवांस है तो वो तो इनकम बनेगा, और अगर क्लोजिंग रिसीवेबल है तो वो तो अगले साल रिसीव होगा, इनकम में आ चुका है, कैश में तो नहीं ना है। अब वो ये कह रहा था कि कितना आया जी, कितना आया जी, कितना आया जी, कितना आया जी, 3650 कैश रिसीव हुआ। ये आप यहां पे लिख लोगे घर पे। उसके बाद इसी 3650 में 75 पड़ा है, तो इसी में ही पड़ा होना था अगर अगले साल का रिसीव हुआ है। तो 3650 भी लिखोगे अपने लेजर में और 75 भी क्लोजिंग में लिखोगे। ओके, ओपनिंग कहीं पे मिल गया तो ठीक है, ना मिला तो ओपनिंग 0, बैलेंसिंग इनकम। ठीक है, अच्छा जी, अगली बात ये जनाब, इसके बारे में क्या कह रहा है? डोनेशन स्पेसिफिक है। भाई स्पेसिफिक डोनेशन को आप इनकम नहीं बना सकते, आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और उसने खुद कह दिया कि इसको बिल्डिंग रिजर्व फंड नाम के अकाउंट में डाल दो। लायबिलिटी होती है ये, बहरहाल आप फिलहाल इसको छोड़े बस। ठीक है, अभी इस पेपर के अंदर ICAP ने सिर्फ इतनी सी बात टेस्ट की थी, और ये बात खुद बता भी दी थी कि क्या करना है, खुद बता दिया था। 3 मिलियन डोनेट हुआ है फॉर न्यू बिल्डिंग। अब ये इनकम में तो नहीं जा सकता, स्पेसिफिक फंड है, इतना तो बच्चों को पता लग ही जाता है NPO पढ़ने के बाद। अभी करना है ना हमने तो। ठीक है,
अब वो कहता है ये सम क्रेडिट कर दो बिल्डिंग रिजर्व अकाउंट में, तो बिल्डिंग रिजर्व फंड नहीं अकाउंट बोला उसने, तो ये बेसिकली लायबिलिटी। ठीक है, अगली बात, क्लब प्रोवाइड करता है कैटरिंग सर्विसेज और प्रॉफिट मार्जिन इतना है और स्टॉक्स और परचेज से रिलेट करते हैं, लेकिन कहीं पर बैंक में सीधे पैसे नहीं आ रहे। क्लब की कैटरिंग सर्विसेज के, कैटरिंग क्या होती है जी, शादी ब्याह के ऊपर इन्होंने खाने शाने और जो है वो ये तंबू कनाते लगाने का, कुर्सियां लगाने का काम वो करते हैं। ठीक है, कैटरिंग सर्विसेज देते हैं। तो ये कैटरिंग सर्विसेज का भी कैश इधर ही आना है, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। बेटा तो एनपीओ ही तो कर रही है अपने काम, वैसे ही छोटे मोटे ट्रेडिंग एक्टिविटी है ना इनकी, एनपीओ नहीं है। लेकिन एनपीओ ने बीच में कैटरिंग सर्विस शुरू की हुई है, वहां से जो प्रॉफिट आता है उसको एनपीओ के खर्चों में इस्तेमाल करते हैं। इतने दिन तो यही तो कर रहे हैं जी, कैटरिंग। ठीक है, अब ये भी कैसे पता लग रहा है, देखो ना, उसने खुद बोला था कि जो कैश बैंक में डिपॉजिट हो रहा है उसके अंदर स्नूकर टेबल के चार्जेस भी हैं, सब्सक्रिप्शन भी उसमें है, डोनेशन भी उसी में है, कैटरिंग सर्विस की सेल कैश भी उसी में है। मतलब जो कुछ भी आता है वो कैश में आता है, वहां से बैंक में जाता है। यहां से निशानी पता लगी। ठीक है, उसके बाद डेबिट तो हो गया पूरा। ठीक है, डेबिट तो इतना ही था। अब आपके कैश के लेजर के अंदर ये सारी चीजें ऐसे आ रही होंगी, कैश डेबिट, कैश डेबिट, कैश डेबिट, चार चीजें आ गई, कैश डेबिट। ठीक है, और उसके बाद इस कैश में से ऐसे निकलता हुआ लिखा होगा 26,160.5 में आप चल रहे होंगे, हैं जी। अभी तक मुझे कहीं पे ओपनिंग नहीं बताया उसने, अल्लाह करेगा कहीं बता देगा। ठीक है, फिलहाल मुझे ओपनिंग कहीं नहीं नजर आया, लेकिन ये आपको बैंक में जाता नजर आ रहा है। ठीक है, बात समझ आई है कुछ? ये मैंने आपसे सवाल कराना, इतनी देर मैंने कर लेना था, लेकिन मैं आपसे करवाना चाह रहा हूँ, ये आपकी प्रैक्टिस है। ठीक है, इतना टाइम में मैंने ये सवाल आराम से करा देना था, फॉर्मेट बना होता है। ये बड़ा आसान सवाल है, आपने इस जैसा सवाल भी किया ऐसे से हो जाता, लेकिन फिर उसका आपको कम फायदा होना था। हालांकि डिस्कस भी कर रहा हूँ असूली तौर पे आपको, पहले मेरा प्लान के मुताबिक तो ये था कि आप करके आए होंगे और फिर आप इसके ऊपर आपका, क्योंकि वो जो सीरियस क्लब है वो ज़रा मुश्किल सवाल है, तो उसको ज़रा थोड़ा सा मे भी कोई लेक्चर पुराना देना पड़े या कोई डिस्कशन ज़्यादा करनी पड़े या कोई जो, तो वो ज़रा डिफरेंट, ये ज़रा ईजी था लेकिन करके ही नहीं आए, मुँह चुक के आ गए। मुँह तो रख के आता है बंदा, कोशिश तो करते हैं। अच्छा जी, आगे कहता है, ये आगे कहता है कैरिंग वैल्यू ऑफ स्नूकर टेबल है 4900 ओपनिंग, और ये इनकी कॉस्ट है। यहाँ से अगर कोई अलग अलग भी बनाना चाहे तो बना सकता है। टेबल्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर वर इंस्टॉल्ड ऑन 31 दिसंबर, शुक्र है डेप्शन नहीं करनी पड़ी। 10% डिपॉजिट ऑन न्यूली एक्वायर्ड टेबल वाज पेड इन नवंबर। अब पेमेंट साइट पे जाकर देखो, कैश में तो नहीं, बैंक में लिखा हुआ है, ये देखो उसने निशानी भी दी, ये पूरा लिखा है उसने क्या, ये 10% डिपॉजिट ऑन न्यू टेबल्स है। अब चूंकि टेबल्स इंस्टॉल हो गए हैं 31 दिसंबर 2000 किस दिन 6 पर, तो उस दिन स्नूकर टेबल्स डेबिट करने पड़ेंगे। करने पड़ेंगे नहीं करने पड़ेंगे? स्नूकर टेबल डेबिट और बैंक, कैश तो नहीं है, बैंक है। ठीक है, तो बैंक क्रेडिट और फिर बाकी क्या होगा, पेबल। वो कह रहा है ना अगले साल पहले महीने में पे हुआ है, हमारे साल के एंड पे तो पेबल है। अब सिर्फ एक फिगर गिवन है 130, और ये क्या है, ये 10% है। अब जो मर्जी निकाल लो, पहले क्या पहले निकालना है, 100 निकालना है। ठीक है जी, 100 पहले निकाले, तो 130 अगर 10 है तो इसका 100 क्या है फिर, यानी 1300 के स्नूकर टेबल्स थे, 130 पे कर दिए, बाकी फिर 1170 पेबल है। फिर ये बैलेंसिंग निकाल लिया। और कोई बच्चा कहे नहीं मैंने तो पेबल पहले निकालना, पेबल पहले निकाल ले, 130 डिवाइड बाय 10 इंटू 90 कर ले, तो फिर बैलेंसिंग स्नूकर टेबल निकाल लेगा। अब ये आपका, अब स्नूकर टेबल का भी आपने लेजर बनाना है, क्योंकि उसके अंदर उसने ओपनिंग बताया है, पर एडिशन आपने ले लिया। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकालना है, पर उस पर इसकी डेप्रीसिएशन नहीं लेनी क्योंकि ये 31 दिसंबर को आया। ठीक है, उसके बाद बैंक अकाउंट की समरी है जिसमें ओपनिंग ने चला जाना है ओपनिंग जनरल फंड की कैलकुलेशन में, भूलना मत, क्योंकि जनरल फंड गिवन, अगर गिवन हुआ तो फिर वही यूज कर लेंगे, लेकिन अगर ना गिवन हुआ तो ये ओपनिंग जनरल फंड की कैलकुलेशन में जाएगा, भूलना मत, क्योंकि ये हमारी वर्किंग नंबर कौन सी है, 0। वेरी गुड, ये वर्किंग 0 है, ये हमारी वर्किंग है, बस हमने इसको बनाया नहीं खुद, क्योंकि हमें एग्जामिनर ने बना के दे दी थी, इसलिए भूलना मत। इसका क्लोजिंग भी बैलेंस शीट में ले जाना मत भूलना, इसका ओपनिंग भी स्टेटमेंट इसमें ओपनिंग जनरल फंड की कैलकुलेशन में लेकर जाना मत भूलना। ओके, अच्छा,
अच्छा जी, अब डेबिट तो बस एक ही था, वो मैंने इधर देखो कर दिया, वो उधर से डेबिट हो गया, इधर ये क्रेडिट, ये एंट्री आपका कैश का लेजर बन रहा होगा, ठीक है। फिर ये करना खुद है प्लीज। आगे इंश्योरेंस, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी परचेजेस, कम्युनिकेशन, विड्रॉल्स, ये तो मैंने कर लिया, ठीक है, ये तो हो गया, ठीक है। ये वैसे क्लोजिंग है, इसने जाना है क्लोजिंग में, ठीक है। अब रह क्या गया, पता नहीं ऊपर वालों की एडजस्टमेंट है या नहीं है। तो समरी ऑफ, अच्छा कैश से भी कुछ एक्सपेंसेस की समरी दे रहा है, ठीक है। तो कैश समरी, कैश एक्सपेंसेस में क्या कह रहा है, ग्लासेस एंड क्रॉकरी, वेजेस। अब सबसे पहला काम तो वैसे भी हम क्या किया करते हैं, वैसे बाय द वे, जो बैलेंसेस गिवन होते हैं उनके लेजर ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास लेजर ओपन हुआ होगा रेंट एक्सपेंस का, आपके पास लेजर ओपन होना है, कौन कौन सा लेजर ओपन होना है जी, जल्दी जल्दी बताओ। रेंट का, और वो क्रेडिटर को कहते हैं ना, और स्टॉक, और स्टॉक। अब अभी एक और चीज भी आ गई बीच में, चलो अब मैं ये सारी बातें आपके साथ हल्की फुल्की कर देता हूँ, ठीक है जी। अच्छा ये देखो ना, आप सवाल में इतना टाइम लग गया, आप करके आते तो इतना टाइम ना लगता, सारे प्लान्स आप गड़बड़ कर देते हो। मैंने आज वो करवाना है आपको यार, फंड्स। अच्छा जी, अब हमारे पास रेंट का भी लेजर है, रेंट एक्सपेंस का, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का भी लेजर, और जी क्रेडिटर्स कह दूं, क्रेडिटर्स केटरिंग के, क्योंकि उसने कहा था परचेजेस जो है वो इसी से रिलेट करती हैं ना। उसके बाद स्टॉक्स, ये भी इसी से रिलेट करते हैं, मैं स्टॉक्स के आगे केटरिंग लिख रहा हूँ। और अगली बात स्टॉक ऑफ क्रॉकरी। अब केटरिंग और क्रॉकरी दो स्टॉक आ रहे हैं, कौन सा ट्रेडिंग एक्टिविटी से रिलेट करता है, उसने कहा केटरिंग वाला। अब जब केटरिंग का स्टॉक अलग है तो उसी के अंदर तंबू कनाते भी होंगी, बांस डंडे उधर ही होंगे, और उनकी क्रॉकरी भी उधर ही होगी, ठीक है। अब आप कहोगे फिर ये क्रॉकरी काहे की, ये क्रॉकरी किसकी होगी भाई, जैसे किसी दफ्तर के अंदर स्टेशनरी का स्टॉक होता है वैसे ही इस क्लब के अंदर क्रॉकरी का स्टॉक है। मिसाल के तौर पे अली भाई जो है वो हमारे वैल्यूड मेंबर हैं, इनको मिलने अहमद भाई आ जाएं इनके क्लब में और ये चाय मंगवाएं तो क्या चाय शॉपर में डाल के लाएंगे, स्ट्रॉ डाल, मतलब मेंबर्स को खाना पीना, वहाँ पे कोई चाय पानी के लिए, कोई खिदमत खातिर के लिए कोई मेहमान आ जाता है तो उसके लिए कोई क्रॉकरी रखी होगी, जैसे किसी भी दफ्तर के अंदर स्टेशनरी पड़ी होती है वैसे ही। तो इसका मतलब ये स्टॉक ऑफ क्रॉकरी बेसिकली लाइक स्टेशनरी इन ऑफिस, इन दफ्तर। तो इसका लेजर तो आपको बनाना आता है। ओपनिंग स्टॉक होगा कुछ क्या है 685, फिर क्लोजिंग स्टॉक होगा वो 550 है, और उसके बाद ये मैंने इसलिए बताया कि ये जैसे ऑफिस सप्लाईज लिखा होता है, ऑफिस सप्लाईज कैश फ्लो के अंदर एक सवाल में आया था, शायद पहले में ही आ गया था। ऑफिस सप्लाईज, स्टेशनरी या एनपीओ की क्रॉकरी 100% सेम एक्रूवल जैसा एक लेजर बनाना है आपने, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग आ गया, और आपको यहां नजर आया था कहीं पे ये ग्लासेस एंड क्रॉकरी 430 के खरीदे, तो आपने इसकी एंट्री यूं करनी है, इसकी एंट्री करनी कितना है 600, ये देखो 630 430 कर लो, 430 तुसी से सवाल तो तुसी करना है, मैं केड़ा बैलेंस करना है। 430 ये स्टॉक डेबिट, और ये तो देखो 430 कैश क्रेडिट। तो ग्लासेस एंड क्रॉकरी नहीं ना, ये देखो ना, ये पैटी कैश में से पेमेंट हुई है, बैंक के सामने आ रही है, उसमें कहीं नजर आया आपको, बैंक में से स्टॉक खरीदते हैं हम, दूसरा केटरिंग वाला, वो भी निशानी है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है लव्स परचेजेस, असूल बनाया था, आज आके सही मानों में काम आया कि परचेजेस भी बैंक की पेमेंट साइड पे लिखा होगा तो हम उसको क्या लेंगे, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। वो क्रेडिटर नजर आ रहे थे, ये उसके लिए यूज होगा। और वहां से केटरिंग की परचेजेस निकलेंगी, वो केटरिंग के इन्वेंट्री में जाएंगे, वहां से केटरिंग की कॉस्ट ऑफ सेल निकलेगी, वहां केटरिंग की सेल निकलेगी, वो सेल जाएगी बैंक यानी कैश के लेजर में। सारा काम वैसे ही है जैसा कल किया, कोई नया काम नहीं है, लेकिन आप करके नहीं आए बस। है अब यहां पर कैश आ गया, अब यहां से जब बैलेंसिंग फिगर निकलेगी तो कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं निकलेगी, क्योंकि ये क्रॉकरी बेचने के लिए थोड़ा ही रखी हुई है, ये तो यूज के लिए है। जैसे स्टेशनरी के लेजर में स्टेशनरी एक्सपेंस निकलता था, स्टेशनरी कंज्यूम्ड, वैसे ही क्रॉकरी, इस वाले क्रॉकरी में से क्या निकलेगी, क्रॉकरी कंज्यूम्ड। एक्सपेंस की फिगर निकलेगी बैलेंसिंग
जो इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी। कितना जी? चलो ये भी निकल ही आया हमारा। चलो एक लेजर भी मैंने बना दिया, आपको क्या याद करोगे। अब ये इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा, ये कैटरिंग से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। कैटरिंग वाला उसने क्लियरली बताया, स्टॉक एंड परचेजेस रिलेट टू कैटरिंग। स्टॉक जो लिखा हुआ है ऊपर, ये स्टॉक, ये कैटरिंग का है। नीचे ये स्टॉक, स्टॉक्स रिलेट टू कैटरिंग, तो स्टॉक ऑफ क्रॉकरी वो क्लब का है, ठीक है। अच्छा, तो यहां फिर इनकम एक्सपेंडिचर में चला जाएगा ये, और क्लोजिंग जो है वो बैलेंस शीट में चला जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुछ स्टेशनरी पड़ी होती, इनके पास क्रॉकरी पड़ी हुई है, क्योंकि अली भाई ने मेहमानों को शॉपर में चाय नहीं पिलानी। शॉपर में ला रहा है लड़का, शॉपर में चाय समझ चाय विच ट्रॉटल वाले यार है। अच्छा जी, अगली बात। अच्छा अब ये देखो वेजेस। अब वेजेस की कोई एडजस्टमेंट मुझे कहीं नजर नहीं आई, कहीं नजर नहीं आई, तो डायरेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर डेबिट, वेजेस क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? सन्ड्री क्लब एक्सपेंसेस, कोई एडजस्टमेंट नजर नहीं आई, तो सन्ड्री क्लब एक्सपेंसेस इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट, कैश में क्रेडिट। फिर रिपेयर ऑफ स्नोकर, कोई एडजस्टमेंट नजर नहीं आई, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, ये क्लब का खर्चा है, और कैश क्रेडिट। ये सारे खर्चे कैश से हुए, तो कैश में डेबिट्स आए हैं, ऊपर एडजस्टमेंट में लिखे हुए थे 3-4, और क्रेडिट्स हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा क्रेडिट क्या है? वो जो पैसे बैंक में गए। अब जाहिर सी बात है, दराज में आए हैं तो फिर यहां से निकले हैं ना, तो इसलिए डेबिट आए। लेकिन एक चीज इसमें जो आप अभी तक नहीं लिख पाए, वो कौन सी है? नहीं, ओपनिंग तो अल्लाह करेगा मिल जाएगा कहीं पे, फिलहाल कोई और चीज भी आप मिस कर रहे हैं। नहीं, कोई गलत बोल दो, जल्दी बोलो, टाइम कम है। सब्सक्रिप्शन भी आ गई, सब्सक्रिप्शन, ये वाला तीर सब्सक्रिप्शन का था, ये बिल्डिंग का था। देखो ठहरो, ये सब्सक्रिप्शन का तीर पे दूसरा तीर है, तीसरा तीर बिल्डिंग का है, चौथा तीर ये मैंने लगाया था कैटरिंग सर्विसेज का। जी हाँ, ये ऐसे ही लिखना है कल वाले सवाल में, कैश डेबिट सेल क्रेडिट, लेकिन इसका पता नहीं होना, इसका पता नहीं होना आपको। फिर आपने यहाँ पर ओपनिंग भी गिवन है, आपको क्लोजिंग भी गिवन है, और यहाँ पे आपने बैंक वाली फिगर लिखनी है, आपको परचेजेस मिलेंगी। यहाँ पे ओपनिंग भी गिवन है, क्लोजिंग भी गिवन है, ये परचेज की फिगर इधर आएंगी, यहाँ से कॉस्ट ऑफ सेल निकलेगी, मार्कअप मार्जिन उसने बताया हुआ है, वहां से सेल निकलेगी, वो सेल की फिगर इधर चली जाएगी, और फिर ओपनिंग क्लोजिंग अल्लाह करे कि तो लब जाए, अभी तक ओपनिंग क्लोजिंग नहीं मिला। हाँ जी, अब कहीं पे ओपनिंग भी नहीं है, कहीं पे नहीं है, ओपनिंग भी नहीं है, क्लोजिंग भी नहीं, इसका मतलब हम कैश रखते ही नहीं है, इसका तो यही मतलब है ना। तो ओपनिंग भी जीरो होना चाहिए और क्लोजिंग भी जीरो। अब जब सब कुछ कर लेंगे तो सारे डेबिट्स भी मिल गए, सारे क्रेडिट्स भी लिख दिए, लेकिन ये बैलेंस नहीं होगा, तो यहां पे चूना एक्सपेंस आ जाएगा, ठीक है। अब लेट्स से मैंने कहा ये आता है 7500, तो 1000 उसमें से इंश्योरेंस वाले दे देना, तो 6500 आपका खर्चा बन जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से सवाल करना है, इसमें कोई और मसला है तो मुझसे पूछ लो। पॉइंट नंबर, यही तो बताया है, क्लब के पास एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, अगर कोई कैश डेफिशिएंसी हो तो अप टू मैक्सिमम 1 मिलियन रिकवरेबल है। यही तो अभी बता के हटाऊं कि 7500 6500, क्योंकि 1000 उन्होंने दे देना, पहले निशान ला के रख लेना ना, हमें पूछना है, दस देता जी, हो जाएगा, हो जाना चाहिए था। निकम्मो, निखटुओ, टूट पैने हो, परवाना कर दूं तुम्हें मैं क्षमा। हाय हाय, सवाल जी बेटा। मैं देख आता हूं कितनी फिगर है, एंट्री कर देता हूं। देखो मैंने सादा सी बात की कि आपको लॉस की फिगर निकली है 7500, 1000 रुपए इंश्योरेंस वालों ने कैश दे दिया या दे देंगे, तो बाकी 6500 आपका खर्चा। पीएनएल में तो 6500 जाएगा ना, बाकी तो इंश्योरेंस रिसीवेबल होगा या कैश आ गया होगा। मैं देख ही आता हूं केड़ा नंबर सवाल है। इनका कैश का लेजर लबो ना, ये 72-42। अब ये जनाब आपका 72-42 निकलना है एंड पे। अब आप ना सोल्यूशन देखना, आपने पूरा सवाल करना है। केड़ा सवाल सी? ये आया जनाब 72-42, बिल्कुल सेम ऐसा ही सवाल करवाया है, बस मेरे वाले सवाल के अंदर जितना था सारा लॉस था,
वो ऐसे हुई थी एंट्री, इनकम एक्सपेंडिचर में लॉस डेबिट और कैश क्रेडिट 72-42, कल 72 नहीं था बहरहाल, अगर आखिरी पॉइंट ना होता, अगर आखिरी पॉइंट ना होता तो ये होता। लेकिन वो कह रहा है, इंश्योरेंस वाले कह रहे हैं पॉलिसी में है तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल है। अच्छा, ये भी आपकी एडजस्टमेंट में आपने ध्यान रखना है, एंड पे आपको ये रिसीवेबल नजर आएगा, बैलेंस शीट में रिसीवेबल भी नजर आना चाहिए, ठीक है ना, जब आप एंट्री करोगे। लेकिन पीएनएल के अंदर अब लॉस कितना जाएगा, 62, अब ये पीएनएल में नहीं, इनकम एक्सपेंडिचर में, ठीक है। तो इनकम एक्सपेंडिचर में 6240 और बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में 1000 और कैश में तो ये आपका बैलेंसिंग ही निकलना। कुछ नहीं छड़िया, तो सवाल करन जोगा नहीं छड़िया हूं, मेरे ख्याल में इसको रहने दें, आपको और कर लेंगे सवाल, ठीक है। तो ये तो आप करेंगे ही, अब फिर सजा के तौर पर ये तो हो जाना आपसे 15 मिनट में। क्या कह रहा है? अच्छा चलो, आज फिर ये सवाल कर लो, आज फिर दूसरा नहीं देता, सीरियस फिर कल दे दूंगा, ठीक है। फिर उसको ऐसे ही डिस्कस करूंगा या फिर वीकेंड पे। देखो उस्ताद अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चल रहा होता है, बस एतमाद करके चलते रहना है, किसी चीज़ पे ज़्यादा जोर, किसी चीज़ पे कम जोर, ठीक है। मेरी एक्सपेक्टेशन अब जो है वो आपके सामने ही है, मैंने अर्ज़ किया है कि कैश फ्लो का बड़ा सवाल मैं सोच रहा हूँ इस दफ़ा आना है, IAS सेट का बड़ा सवाल लग रहा है कि आएगा। देखिए आखिरी अटैम्प्ट हो सकती है ये पुरानी स्कीम की, तो रेशोज जा रहा है, तो लाजमी तो नहीं, लेकिन बहुत चांसेस है, लाजमी नहीं कहना चाहिए, बहुत चांसेस उसके वो भी टेस्ट कर सकता है, फिर अच्छा फ़ायदा भी है, इधर पढ़ लोगे तो आगे पढ़ा हुआ एक टॉपिक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो रेशोज पहले मैं एंड में करता हूँ, मैं उससे पहले ला रहा हूँ EPS से, EPS का बड़ा सवाल आ चुका है, EPS की चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, तो उसको एंड छोड़ना तो कुछ नहीं होता, लेकिन उस्ताद अपनी फनकारी खुद ही लगा रहा होता है, 2 सवाल किसी के ज़्यादा करा दिए, किसी के 2 कम करा दिए, वो रिस्क उस्ताद कवर करता है, बच्चे को नहीं करना चाहिए, बच्चे को जो करवाया जाए वो उसने लाजमी करना होता है। जैसे अब आप ये सवाल कर नहीं करके आए, जो दुख, जिस दुख से, कर्ब से मैं इस वक्त गुजर रहा हूं ना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है, गवर्नमेंट ग्रांट शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में करेक्शन ऑफ एरर आया ही करता है, ठीक है, 8 से 10 नंबर का वो सवाल आता ही आता है। तो ये मेरे ख्याल में 60-70 नंबर का पर्चा मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप गौर फरमाएं तो, है जी। एनपीओ का छोड़ेगा नहीं वो, मेरे ख्याल में एनपीओ का ऐसा कुछ सवाल होगा जैसा आपके टर्म टेस्ट में या मॉक में मैं डालूंगा, मैं अपनी एक्सपेक्टेशन के साथ। शॉर्ट क्वेश्चन तो होते ही है ना, ठीक है। टेस्ट तो मैंने सारा ही आपको बता दिया, सारा टेस्ट लीक हो गया, मैंने बताया तो है आपको, ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक में से सवाल है, मैं उस दिन भी बताया था। अच्छा यार, वो पिछले सवाल को भी करेंगे, ठीक है, लेकिन वो बस पिछला सवाल कैंसिल हुआ है, कैंसिल, पिछला टेस्ट कैंसिल। लो भी मेरे बच्चों, असल में तो आज जो काम करना था वो अब आया। अच्छा, वो कल वाले सवाल में क्लोजिंग एडवांस और ओपनिंग एडवांस कोई मसला तो नहीं हुआ था उसके अंदर? वो करके ना फिर मुंह में वो क्या वो है, इधर देखो, वो 2016 के अंदर मैंने डायरेक्ट काम लगाया था, ठीक है, पर्चे में जैसे करना है। अब आप लोगों को डीप डाउन जाके समझाता हूं। 9900 में से तो एडवांस निकलना नहीं ना, इसमें से तो एडवांस, ये तो सारे साल, क्योंकि असल कहानी क्या है, असल कहानी तो ये है कि 4 क्वार्टर्स होते हैं साल में, और जो जिस क्वार्टर में आया था उसके क्वार्टर उसी हिसाब से उसका साल चलता है। तो जो ये जनवरी वाले लोग हैं, फर्स्ट क्वार्टर वाले, इनका तो सारा साल यहां पूरा हो जाता है, इनको तो कोई मसला नहीं। लेकिन इधर वालों के 3 महीने, इधर वालों के 6 महीने, इधर वालों के 9 महीने, ये एडवांस में आ रहे थे, ठीक है। अब मैंने आपको डायरेक्ट ही ये काम करवाया था कि 825 इंटू 10 नहीं किया था, बल्कि 8250 ले लिया था। मैं तोड़ के लिखता हूं, 825 मेंबर्स हैं दूसरे क्वार्टर वाले, 10-10 रुपए के हिसाब से इन्होंने पैसे दिए, तो जो बनता है उसको 3/12 कर दें, यही है ना आंसर, बताओ जल्दी से। 20.5। उसके बाद 5500, 550 लोग आए, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, 6/12 इनका किया था, जल्दी कर लो अब, 2750 एग्जैक्ट। उसके बाद 935 अहबाब तशरीफ लाए, तीसरे चौथे क्वार्टर वाले हैं, इनके 9/12 जी 0.5 12.5। अब टोटल कितना हुआ था?
118, यही था हमारा क्लोजिंग एडवांस। अब बोलो, ये हमारा क्लोजिंग एडवांस था। अच्छा, अब अगली लाइन में उसने लिखा था कि भान कुछ भी नहीं बदलिया सिवाय मेंबरशिप, ये जो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है मंथली, सिर्फ वो बदली है, बाकी कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। तो 2015 का क्लोजिंग एडवांस, जिसको 2016 का ओपनिंग भी कह सकते हैं, उसके अंदर फिर पूरी कहानी में सिर्फ क्या बदला, ये 10, बाकी मेंबर्स भी वही, सब कुछ वैसा ही। तो ये 10 को 9 कर दें और मुझे आंसर बताएं। पहले का क्या आंसर है? 1856.25, फिर 2475, फिर 0.25। टोटल करें, कोई 10 समथिंग था, यही था कि नहीं था? कल जरा जाके देख लो। अब हमने क्या किया था, हमने कहा था कि यार ये करने की क्या जरूरत है, ये करने की क्या जरूरत है, जब इस फिगर तक आते आते बाकी सब सेम रहा, सिर्फ ये चेंज हुआ। तो हमने कहा जी ये जो 10 रुपए के हिसाब से निकला हुआ है, 11,825 10,000 के हिसाब से निकला हुआ है, तो इसको डिवाइड बाय 10 कर दें और 9 के हिसाब से क्या बनेगा, तो ये डायरेक्ट हमने निकाल लिया। तो इस तरह से 10642.5। तो जिसको ये समझ नहीं आया पर्चे में, वो ये तो कर ही लेगा अल्टीमेटली, और तो कुछ था नहीं। खाम खाम है ना तुम लोग, टाइम जाए। आज तुम लोगों का टारगेट जो है ना, बस दिन ऐड कर लो। मैंने अगर 3 को फारिग करना था, 4 को हो गए फारिग, बता रहा हूं मैं। हाँ, ऐसे तो ऐसे से मुझे ना छेड़ो। अब ये नोट कर लो, किसी ने करना है। ये समझ आ गई? ये वैसे समझ आ गई थी वैसे आप लोग। स्पीडें चेक करना आप मेरी। चलें, और कोई मसला तो नहीं है भाई इसमें? चलो, अब फिर ऐसा है, मैंने सारी बात जो करनी थी वो सारी नहीं करता, जितनी को मुझे जरूरत है वो कर देता हूं। तोड़ के करेंगे ना, अब इस बात को तोड़ के करेंगे। या चलो देखेंगे जो आगी बात जो आगी। आधा घंटा वैसे सवाल को असल में लगना है, छोटा सा सवाल है, सवाली है बेसिकली, सवाली। लेकिन इसके अंदर ना मैंने ये रिवीजन में करना है। ये देखो ना, रिवीजन में भी वैसे ही सवाल रखे हैं मुझे, जैसे मुझे लग रहा है कि आ जाना है। मैंने कहा एंड पे फिर यही कराऊंगा, बड़े बड़े सवाल तो इनको करा दूंगा ना, छोटे सवाल रख लूंगा, तो रिवीजन में ये सवाल कर लेंगे। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल इस बार आया था, फुल फ्लैज बड़ा सवाल एनपीओ का रिसेंट अटेम्प्ट के अंदर। तो वो पे हो सकता है रिवीजन से पहले किसी दिन करवा दूंगा, मतलब आपको होमवर्क में दे दूं, ताकि शॉर्ट क्वेश्चन रिवीजन में करें। खैर, इसमें मैंने आपको सी रिक्वायरमेंट भी ऐड करवानी है जी, माजरत के साथ। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाएंगे हम, अगर आज बना लिया तो, नहीं तो आप ट्राई तो कर ही लेंगे। स्टेटमेंट ऑफ, हाँ वही चेंजेस इन नेट एसेट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 और टोटल कॉलम नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है जी, टोटल कॉलम नॉट। ओके, तो ये जनाब अब नंबर शंबर कोई नहीं है, बस नंबर मुफ्त में ये मेरी फरमाइश पे आपने करना है। सवाल ने आज तक, उसने आज तक ये नहीं मांगा, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये भी मांग सकता है ना, ये चेंज नेट एसेट्स मांग ले। नहीं मांगी आज तक कभी, है तो सिलेबस में, वरना छोटा मोटा सवाल जैसे टेस्ट में आ रहे हैं वो तो आ ही जाएंगे। अच्छा, हॉस्पिटल बिल्डिंग फंड, रिसर्च फंड, कंट्रीब्यूशन, शुक्र है इसमें एंडोमेंट फंड तो कम से कम नहीं है ना, वो अब कल वाले सवाल में आएगा। अच्छा जी, अब डोनेशंस को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एनपीओ में कंट्रीब्यूशन भी कहा जाता है, कंट्रीब्यूशन या डोनेशन। तो बेटा ये 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं जनरल, जो शायद पहली क्लास में आपने देख लिया और नहीं तो नहीं देखा तो आप देख रहे हैं। जनरल डोनेशंस मतलब कोई पाबंदी नहीं, आपको आकर डोनेशन दिया गया और आपको कहा गया कि भाईजान आपकी मर्जी है,
आप इसको एनपीओ के अपने घर के खर्चों में नहीं इस्तेमाल करना, बस बाकी एनपीओ के जिस मर्जी मकसद में इस्तेमाल कर ले। तो जब कोई पाबंदी ना लगाई जाए, ऐसा डोनेशन, ऐसा कंट्रीब्यूशन जो है, कंट्रीब्यूशन भी इसको कहते हैं, ठीक है ना, डोनेशन या कंट्रीब्यूशन जो है उसकी एंट्री होती है कैश डेबिट, जनरल, दोनों नाम लिखता रहूं क्योंकि आगे सवालों में ना नाम कंट्रीब्यूशन आ जाता है, डोनेशन या कंट्रीब्यूशन। तो आपने इसकी एंट्री कर लेनी है जनाब, सिंपल, ये आपकी इनकम है, कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि फिलहाल लायबिलिटी बनाएं और फिर ये करें फिर वो करें। तो सिंपल कैश आया तो कैश डेबिट, इवन रिसीवेबल भी डेबिट कर लेते हैं, बहरहाल फिलहाल सिंपल रखें, कैश डेबिट, डोनेशन या कंट्रीब्यूशन इनकम में फेंक देंगे, नाम वही लिख देंगे जो नाम सवाल में लिखा होगा, इनकम क्रेडिट कर दें फौरन इनकम एक्सपेंडिचर में, यानी कि आप इसको ले जाएंगे। ओके, ये तो बहुत आसान वाला पॉइंट हो गया। अब थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा जो किस्म है, दूसरी जो किस्म है वो किस्म है स्पेसिफिक डोनेशंस की। चलो ऐसे कर ले, स्पेसिफिक डोनेशंस। स्पेसिफिक डोनेशंस मैं बात कर रहा हूं जिनकी बात होगी, ये जो आप बाहर के लोग रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, जो पैसे देते हैं डोनेशंस, ठीक है। तो स्पेसिफिक डोनेशंस या कंट्रीब्यूशंस जो हैं वो किस किस तरह के हो सकते हैं। अच्छा, अब ये करके ना थोड़ी सी बात, उसके बाद फिर मैंने ना सवाल शुरू करना है यार, ठीक है ना, जो आगे आता जाएगा फिर उसको करते जाएंगे। खैर, अच्छा, स्पेसिफिक डोनेशंस या कंट्रीब्यूशन जो है उसके अंदर फिर अब मतलब 3 तरह की रिस्ट्रिक्शंस ऊपर है। ये रिस्ट्रिक्शन, पहली बात ये क्या होते हैं, ये जनरल तो फारिग हो गए ना, उसको तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है जी, कि जिस बंदे ने ये पैसे दिए हैं उस पर पाबंदी लगा दी। क्या पाबंदी लगाई जी? मिसाल के तौर पे आप मिसाल के तौर पे आपने कहा कि जी ये आंखों के मरीज़ जो होते हैं, जिनको ये मोतिया वगैरह का मसला हो जाता है, ठीक है जी, तो ये बेचारे गरीब लोग बड़े तंग होते हैं। तो किसी ज़माने में हमारे भी, मेरे भी बहुत एक करीबी बहुत प्यारे थे, तो उनके साथ ये मसला हुआ था, तो तब हमारे हालात भी बड़े ख़राब थे। तो आज मेरे पास चंद पैसे हैं, अल्लाह ने आज मुझे इस काबिल किया है, तो क्यों ना मैं ऐसे मरीज़ों के इलाज के लिए कुछ एफर्ट करूं। आप चले गए एक हॉस्पिटल में, ठीक है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, एक ट्रस्ट हॉस्पिटल में चले गए, ठीक है, और वहाँ पे जाके आपने कहा कि जी ये मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, ये पैसे आपने सिर्फ और सिर्फ आई पेशेंट फंड्स के लिए यूज़ करने हैं, ठीक है। तो आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी। आप कौन है? डोनी, डोनी कौन है? डोनी धोनी नहीं, डोनी, ठीक है। अच्छा, डोनी नहीं है आप, डोनी वो होता है जिसको डोनेशन दिया जाता है, ठीक है। तो एनपीओ हैं, हम डोनी हैं, ठीक है, एनपीओ है। लेकिन जो बंदा आया है डोनेशन देने वाला, डोनर, उसने फॉर स्पेसिफिक एक्सपेंस हमें ये दिया है, फॉर स्पेसिफिक एक्सपेंस। तो कोई स्पेसिफिक खर्चा करने के लिए इसने हमें दे दिया। जैसे मैंने मिसाल बनाई है, आए पेशेंट्स के लिए फंड बना लेंगे हम, ठीक है, फॉर स्पेसिफिक एक्सपेंस, ठीक है जी। तो जिस वक्त ये पैसे हम उससे रिसीव करेंगे, हमारे ऊपर ये एक लायबिलिटी है, तो हम कैश डेबिट कर लेंगे और लायबिलिटी क्रेडिट कर लेंगे, ठीक है। आई ट्रीटमेंट ईटी लायबिलिटी लिख दूं मैं, ईटी लायबिलिटी, डेफर्ड इनकम कह लो, ये असल में इनकम होती नहीं है, ये बेसिकली लायबिलिटी है, ठीक है, और इसको इनकम की तरफ जाने ही नहीं देते। मिसाल के तौर पे
एक मरीज के इलाज के ऊपर लगते हैं 100 रुपये, 1 लाख रुपए मिसाल के तौर पे एक मरीज का मुकम्मल इलाज हो जाता है, उसका लेंस आ जाता है, डॉक्टर की फीस हो जाती है, दवाइयाँ हो जाती हैं, 1 लाख रुपए में उसका इलाज हो जाता है। तो आपके पास 5 लाख पड़े थे, आपने 5 लाख रुपए दिए एनपीओ को और उन्हें कहा सिर्फ आंखों के मरीजों का इलाज इससे करना है। ठीक है जी। अब अगली बार आप पैसे तभी दोगे ना जब वो आपके कहे हुए काम को सही से करेंगे, तो ये फिर इसका ख्याल रखती हैं एनपीओ। ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पे ये किस वक्त एंट्री करेंगे? एट द टाइम ऑफ रिसीट, एट द टाइम ऑफ रिसीट। ठीक है, आपने जब ये रिसीव किया डोनेशन तो उस वक्त आपने ये एंट्री करके रख ली। उसके बाद मिसाल के तौर पे साल के एंड पे 2 मरीजों का इलाज हो गया मुफ्त में। कितने जी? 2। तो फिर आप उन 2 मरीजों के इलाज के बराबर इस लायबिलिटी को ख़त्म करेंगे। ठीक है जी। और इस कैश को क्रेडिट कर देंगे। यानी ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जो आपकी इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर आएगी नहीं। इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर हम नहीं आने देते। हम कहते हैं यार ये तो स्पेसिफिक खर्चा था, तो बारों बार ही बस इसका हिसाब रखा हुआ है हमने। अब वो बंदा आएगा कहेगा हाँ सुनाओ, हम कहेंगे जी बैलेंस शीट चेक करें ना हमारी। एट द टाइम ऑफ यूज, एट द टाइम ऑफ जब कभी यूज कर लेंगे, ईयर एंड तक फिर हो जाएगा 200 यूज हो जाएगा। ठीक है। तो हम कहेंगे भाईजान जरा बैलेंस शीट हमारी चेक करें ना, तो देखेगा उसमें 300 पड़े होंगे। हम कहेंगे जी 2 लोग हैं, ये उनके रिकॉर्ड्स हैं, पर्टिकुलर्स हैं, ये इनका हमने आंखों का इलाज कर दिया और बाकी अभी 3 लोगों के पैसे आपके हमारे पास अमानत पड़े, इंशाल्लाह वो अलग ही पड़े, उनको हम यूज़ कर लेंगे। हंसने की क्या बात है? गरीबों का इलाज करा रहे हैं हम, तुम हंसी जा रहे हो, लेकिन तुम बड़े आदमी हो, गरीबों की बात हो रही है। ठीक है, पार्ट 2 शुरू करें जी।